हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। साइंस पेडागॉजी के यूनिट 3 को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके 100 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव हमने पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर ये वीडियो आपने पूरे देख लिए हैं तो निश्चित तौर पर साइंस पेडागॉजी में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। परीक्षण के मानकीकरण के लिए आवश्यक है। परीक्षण के मानकीकरण के लिए क्या जानना आवश्यक है, ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं विश्वसनीयता और वैधता, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए या विभेदकारिता या मानक होने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें परीक्षण के मानकीकरण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी सही होगा। परीक्षण के मानकीकरण के में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो परीक्षण के मानकीकरण में संभवतः जो भी बातें होती हैं वो 4 भागों में बांटी जाती हैं, लेकिन मानकीकरण के पदों का प्रयोग 6 पदों का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण के मानकीकरण का पहला पद क्या है? अगर परीक्षण का मानकीकरण करना है, किसी एक्सपेरिमेंटेशन को हमें देखना है, तो हम क्या देखेंगे? पहला पद क्या रहेंगे? तो पहला है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना। नहीं, रचना तो पहले नहीं करेंगे। परीक्षण की योजना बनाना, ये हो सकता है, लेकिन अभी और भी देख लेते हैं। परीक्षण का पुनर्निर्माण, नहीं, ये तो बाद में होगा, फीडबैक के बाद। परीक्षा का टंकण, टाइपिंग भी बाद में होगा। तो परीक्षा की योजना बनाना पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षण के लक्ष्यों और प्रश्नों के आधार पर परीक्षण का अंक विभाजन कहा जाता है। परीक्षण की रूपरेखा कहा जाता है या विशिष्टीकरण तालिका कहा जाता है? तो परीक्षण की रूपरेखा कहा जाता है या विशिष्टीकरण तालिका कहा जाता है। ये दोनों की दोनों चीजें ब्लूप्रिंट के तौर पर हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिस प्रक्रिया में किसी परीक्षण के लिए कुछ पदों का चयन किया जाता है और कुछ पदों को निरस्त किया जाता है और कुछ पदों में सुधार किया जाता है, उसे कहा जाता है। यानी अगर हम किसी भी परीक्षण को पहले से स्टैब्लिश परीक्षण को हम पहले से कुछ तय करके चलते हैं और उसमें कुछ में सुधार करते हैं या कुछ को रद्द कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वहां पे हमें एनालिसिस ऑफ द स्टेप कहते हैं, यानी पद विश्लेषण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण की विशेषता होती है कि ये अमानकीकृत या मानकीकृत हो सकता है। बिल्कुल सही है। इसमें समय सीमा का निर्धारण नहीं है। बालकों की योग्यता की जगह उनकी कमजोरी का ज्ञान होता है। बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है, क्या चीजें होती हैं? तो कठिनाइयों का पता लगाना, बिल्कुल ठीक बात है। कमियों और विशेषताओं का पता लगाना, ये भी इसकी सही बात है। कठिनाइयों और कक्षाओं की बाधाओं के आधार पर शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन, ये भी होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा इंगित छात्रों को की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो परीक्षण लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो निदानात्मक परीक्षण जो बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए लाया जाता है उसे हम उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं या उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यहाँ पर परीक्षण के क्वेश्चन को पूछा गया है, लेकिन इसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। इसे हम रेमेडियल टीचिंग का नाम देते हैं। इसे हम रेमेडियल टीचिंग का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान के अध्यापक को अपने शिक्षण को और स्पष्ट, प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए क्या वस्तु प्रयोग करना चाहिए? तो वास्तविक वस्तु का प्रयोग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चित्र का प्रयोग कर सकता है, मॉडल और स्लाइड्स का, सभी का प्रयोग वो कर सकता है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा असुरक्षित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है? तो बात आती है कि असुरक्षित साधारण उपकरण क्या है। तो असुरक्षित जो उपकरण है ये क्या होता है? तो एक शब्द है कबाड़ से जुगाड़। अगर आप वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करते हुए, वेस्ट मटेरियल याद रखिएगा, वेस्ट मटेरियल का हम प्रयोग करते हैं तो हम असुरक्षित उपकरण मानते हैं उसे। और इस असुरक्षित उपकरण को अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें से कौन सा उदाहरण नहीं हो सकता? चार्ट हो सकता है, रेखा चित्र हो सकते हैं, संख्यात्मक चित्र चार्ट हो सकते हैं, गुरुत्व केंद्र इसका उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर था? तो इसके लिए शिक्षक चॉक एंड टॉक पर निर्भर था। उस समय टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उतना प्रयोग नहीं किया जाता था। शिक्षण द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है? ये योजना पाठ्य योजना कहलाती है। याद रखेंगे, यूनिट योजना ये नहीं होती, पाठ्यक्रम योजना नहीं होती और महायोजना ये नहीं होती। प्रभावी पाठ्य योजना के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्या चीजें होनी चाहिए? तो प्रभावी पाठ्य योजना के लिए, प्रभावी पाठ्य योजना के निर्माण के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि व्यक्ति को विषय वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी टीचर को ये बात पता होनी चाहिए कि उसे क्या क्या चीजें पढ़ानी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पाठ्य विषय वस्तु का ज्ञान है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? तो इकाई योजना में क्या चीजें नहीं मिलेंगी? क्योंकि ये व्यापक स्तर की योजना होती है, तो समय और संसाधन को व्यवस्थित करने में मदद करती है, ये तो होगा ही होगा। विषय वस्तुओं को संतुलित करने में मदद करती है, ये भी होगा। और विषय वस्तु को एक व्यवस्थित, अनुक्रमिक और श्रेणीबद्ध करने में मदद करती है, ये भी बात सही है। यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अवनवों को प्रबंधित करने में मदद करती है, ये चीज हमारी इकाई योजना का उद्देश्य नहीं है। इकाई योजना में छात्रों से रिलेटेड कहीं पर कोई बात नहीं है। इकाई योजना शिक्षण केंद्रित है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं, तो ये क्वेश्चन आप मैं ट्रिपल स्टार लिख के बताना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हम टीएलएम कहते हैं, टीएलएम के 3 पार्ट हैं। पहला ऑडियो हो जाएगा, दूसरा वीडियो हो जाएगा और तीसरा इन दोनों को मिला के ऑडियो विजुअल हो जाएगा। तो अगर हम इन चीजों को देखें तो ऑडियो विजुअल और इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीएलएम की सामग्री जो है वो कितनी होती है? तो शिक्षण सामग्री तीनों तरीके की है। श्रव्य सामग्री ऑडियो है, दृश्य सामग्री विजुअल है, दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल है। इस तरीके से उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी दृश्य सामग्री का ऑप्शन नहीं है? तो मॉडल्स दिखाई देता है इसलिए ये है, रेखा चित्र दिखाई देता है इसलिए ये है, चार्ट दिखाई देता है इसलिए ये है, रेडियो सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। तो रेडियो को हम हियरिंग के लिए यूज करते हैं, इसलिए यही सही हो जाएगा। इसको हम, ये हमारा जो है ये ऑडियो है और वहां पर क्वेश्चन वीडियो को पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? अब जब श्रव्य सामग्री पूछी गई है तो ये ऑडियो सामग्री के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी चीज ऑडियो नहीं है। तो देखिए, रेडियो हमारा ऑडियो है, ग्रामोफोन ऑडियो है, टेप रिकॉर्डर ऑडियो है, एटलस हमारा वीडियो है, एटलस हमारा वीडियो है, इसलिए ऑप्शन सी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, एटलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के द्वारा पढ़ाने के लिए जो तैयार की गई योजना है वो क्या कहलाती है? वो पाठ योजना होती है। और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ने एक पाठ योजना का विचार दिया, तो पाठ योजना के विचार को किसने दिया था? तो सबसे पहले इसे जॉन हर्बर्ट ने दिया था। प्रस्तावना कथन छात्र को नई अवधारणा सीखने में कैसे मदद करता है? तो प्रस्तावना कथन जो होता है यह छात्र उस विषय के उत्तर को कैसे शुरू करेगा सीखने में मदद करता है। यह छात्र को कक्षा में सतर्क रहने में मदद करता है, ये जानने के लिए कि क्या सिखाया जा रहा है। यह बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूछ रहा है कि जब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे स्टूडेंट को क्या मदद मिलती है? तो छात्र को कक्षा में सतर्क रहने में इससे मदद मिलती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता नहीं है? ये शुद्धता होनी चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, सार्थकता का गुण, ये सभी जरूरी हैं। टीएलएम वेस्टिंग का नहीं है, टीएलएम हमारी हेल्पफुल कंडीशन के लिए जाना जाता है। कि यह कथन किससे संबंधित है? श्रव्य दृश्य विधियां प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल रुचि, उत्साह और विधियों में सफलता और सुचार के लिए अति आवश्यक हैं। तो ये कथन किसने किया है? तो ये कथन विटिच और सुलर का कथन है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। पाठ्य योजना की आवश्यकता है, सभी के लिए आवश्यकता होगी पाठ्य योजना की, क्योंकि प्रस्तुतिकरण भी जरूरी है, शिक्षण क्रम भी जरूरी है और पाठ्य वस्तु भी जरूरी है। सरल कमानीदार तुला बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सरल कमानीदार तुला अगर बनाएंगे तो एक लकड़ी का फुट चाहिए होगा, कीलें चाहिए होंगी, धागा चाहिए होगा, ये सभी चीजें चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण भौतिक विज्ञान शिक्षण का नहीं है? सरल कमानीदार तुला, साधारण वायु मापी, स्प्रिंग तुला, ग्लोब भौतिक विज्ञान शिक्षण का नहीं है, ये जियोग्राफी का सब्जेक्ट है, ये ज्योग्राफी का टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। एक कक्षा में कक्षा अध्यापक पीठ में जब लिखता है तो पीठ उसकी कक्षा की तरफ हो जाती है, इस कारण छात्र संप्रेक्षण कम हो जाता है। इसकी समस्या के लिए क्या किया जाता है? तो इस समस्या के लिए हम OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। सिरों पर प्रक्षेपी भी इसे कहीं कहीं पर कहा गया है, ये याद रखेंगे। इसका नाम सिरों पर प्रक्षेपी भी है, ये बात याद रखेंगे। सिरों पर प्रक्षेपी भी इसका नाम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना का भाग नहीं है, यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना में क्या चीज नहीं होती है? किस चीज से ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं बनता है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर में एक कैबिनेट होगा ही होगा, प्रोजेक्शन लैंप होगी, एक पंखा होगा जो उसे कूल करेगा। बुलेटिन बोर्ड की आवश्यकता उसके लिए नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर में कैबिनेट के हाइलोजन लैंप से उत्पन्न ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हाइलोजन लैंप से उत्पन्न जो ऊष्मा होती है उसको बाहर फेंकने के लिए हम पंखे का प्रयोग करते हैं, ये बात याद रखेंगे।
ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर 35 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होने पर बल्ब स्वतः बंद कर देता है? कौन? यानी जब उसके प्रोजेक्टर को पूरी तरीके से टेम्परेचर ज़्यादा होने पर कौन सी चीज़ ऐसी है? तो इसे हम थर्मोस्टेटर कहते हैं, जो टेम्परेचर को ज़्यादा होने पर ऑटो कट करता है पावर को और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये इंडियन प्रेस में भी, हमारे आयरन प्रेस में भी लगा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्लाइड का प्रयोग करके चित्रों को किसमें दिखाया जाता है? तो अगर हम स्लाइड का प्रयोग करके चित्र देखना चाहते हैं तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? स्लाइड का प्रयोग करके हम चित्र को देखना चाहते हैं तो हम जादू की लालटेन का प्रयोग करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। यह कथन किससे संबंधित है? हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम पुस्तकों को की चित्रों में ध्यान दें, उसके विचार से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें। द्रव्य शब्द सामग्री में आंख और कान एक साथ काम करते हैं। ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति का है? तो ये स्टेटमेंट कॉमेनियम का लिखा है यहाँ पे, जबकि ये कमेनियस हैं। ये बात याद रखेंगे, कमेनियस महोदय हैं। प्राचीन पाठ योजना किसने दी थी? तो प्राचीन पाठ योजना देने वाले जो हमारे अर्थशास्त्री हैं वो जॉन हर्बर्ट हैं। मूल्यांकन की पाठ योजना किसने दी है? तो मूल्यांकन की पाठ योजना हमारे ब्लूम महोदय ने दी है। पाठ योजना में कितने पद होते हैं? मूल्यांकन की पाठ योजना में कितने पद होते हैं? तो मूल्यांकन की पाठ योजना में हमारे 3 पद होते हैं। मूल्यांकन का मुख्य पक्ष क्या है? अदा प्रदा प्रक्रिया उपरोक्त सभी। तो पाठ योजना में हमारा ये एनसीईआरटी उपागम है, एनसीईआरटी का उपागम है, अप्रोच है, जिसमें ये सभी चीजें होती हैं। ऑप्शन डी सही होगा। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ये चीज प्रभावी नहीं है। कक्षाओं में सहयोग बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सीखने वाली कठिनाइयों को समझना निदानात्मक परीक्षण होता है। किसी छात्र का प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब है? यानी किसी भी बच्चे का अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसे हम किस तरीके से, सबसे अच्छा समय कब होगा, कब हम उसे जानें? तो अगर हम निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान बच्चे को देख लें कि वो बच्चा कितना रिएक्टिव है, वो बच्चा कितना ध्यान देता है, तो शायद हम इस चीज को कर सकते हैं। तो निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान ही उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन एक सतत चलने रहने वाली प्रक्रिया है, वह शिक्षा पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह शैक्षिक उद्देश्यों से इसका घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा कोठारी आयोग की परिभाषा है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सतत और विस्तृत दोनों प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। ये बात हमारा एनसीईआरटी कहता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रविधि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो मूल्यांकन करने में हमें याद कराना संबंधित नहीं है। मूल्यांकन के लिए हम परीक्षाएं करा सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लर्निंग हमारा प्रोसेस नहीं होता, इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है? तो मूल्यांकन की विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पर मूल्यांकन की विशेषता अगर आप देखें तो मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है और ये इसकी आंसर है। नेक्स्ट है कि परीक्षण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ये कथन किस व्यक्ति का है? तो ये कथन कि मूल्यांकन 2 से 2 अधिक व्यक्तियों की तुलना करने से है, ये क्रॉनबैक का क्वेश्चन ऑप्शन है। क्रॉनबैक महोदय के द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया था। परीक्षण का खाचा तैयार करने के लिए किस पाठ योजना का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम परीक्षण सबसे पहले करते हैं तो हम ब्लूप्रिंट का प्रयोग करके ये डेटा देखते हैं कि कितने बच्चे होंगे, क्या डेटा होगा, किस विषय वस्तु में और किस तरीके के क्वेश्चन से हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो है, पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं कौन सी हैं? तो प्रस्तुतिकरण भी होता है, शिक्षण उद्देश्य भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पाठ योजना के मुख्य तत्व हैं पाठ्य वस्तु के विषय तत्व, ठीक है, शिक्षण विधियां, पाठ्य सहायक सामग्री, ये भी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी समझ सही होगा। योजना के प्रस्तुतिकरण में महत्व देते हैं। पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले कौन है? तो पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को सबसे ज्यादा महत्व देने वाला उपागम हर्बर्ट पाठ्य योजना है, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा वो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। पाठ्य योजना योजना केंद्रित होती है। किस जगह पर पाठ्य योजना योजना केंद्रित होती है? तो जो हमारे दोनों उपागम हैं, परिषद पाठ्य योजना और ब्लूम पाठ्य योजना, दोनों में ही हम पाठ्य योजना को उद्देश्य केंद्रित मानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाठ्य योजना में प्रयुक्त करते हैं, क्या प्रयुक्त करते हैं? शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा के ध्येय या विशिष्ट लक्ष्य। तो पाठ्य योजना में लगभग सभी की सभी चीजें आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पाठ्य योजना दी। तो प्राचीन पाठ्य योजना किसके द्वारा दी गई है? हर्बर्ट महोदय के द्वारा प्राचीन पाठ्य योजना दी गई है। कौन सा निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है? तो निबंधात्मक परीक्षण जो है वो ऐसे टाइप होता है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर जो आपने सेम फर्स्ट में दिया था, सेम फर्स्ट में जो आपने पेपर दिया था वो आपका सब्जेक्टिव पेपर था। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपका कौन सी कमी है कह सकते हैं? तो इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है, ये हमारा गुण नहीं है। इसमें मूल्यांकन में शुद्धता की संभावना कम होती है,
इसमें पाठ्यवर्ग अध्ययन करना पड़ता है, समस्त पाठ्य वस्तु को नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम ये देखेंगे कि इसमें छात्रों को सबसे ज्यादा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए ये परीक्षा का गुण नहीं है। मूल्यांकन क्या है? एक नवीन अवधारणा है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन एक क्या चीज है? मूल्यांकन किस तरीके की बातें हैं? तो ये एक नवीन अवधारणा है, प्राचीन अवधारणा नहीं है, ये चीज नहीं है। इस कारण ये क्वेश्चन गलत हो, ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन होता है, क्या होता है? मापन भी है, ग्रेडिंग भी है, वैल्यूएशन भी है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन के कितने स्तर या मापनी होते हैं? मूल्यांकन के कितने स्तर हैं? तो मूल्यांकन के स्तरों को अगर आप देखें तो मूल्यांकन के स्तर पे हमें 4 मूल्यांकन के स्तर देखे जाते हैं, जबकि मूल्यांकन की पद जो हैं वो हमारे 6 हैं। पाठ्य योजना की कितनी क्रियाएं हैं? तो पाठ्य योजना में ये सभी क्रियाएं मानी जाती हैं। पाठ्य योजना का मुख्य तत्व है, ये सभी पाठ्य योजना के मुख्य तत्व हैं। पाठ्य योजना में पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व कौन कौन देता है? तो हर्बर्ट पाठ्य योजना और मूल्यांकन पाठ्य योजना दोनों पाठ्य योजना को महत्व देते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाठ्य योजना उद्देश्य केंद्रित होती है, उद्देश्य केंद्रित भी पाठ्य योजना दोनों में है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका सी होगा, इसका भी सी होगा। मापन में सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है, कौन सी स्केल सर्वाधिक विश्वसनीय है? तो अनुपात स्केल हमारी सबसे विश्वसनीय मानी जाती है। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सर्वप्रथम निर्माण हेरासमैन द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की क्या विशेषताएं हैं? इसमें विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, सब कुछ इसमें होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। परीक्षण की रचना किसने की थी? यानी परीक्षण की सबसे प्रथम रचना किसने की थी? तो ये गॉल्टन और कैटिल ने की थी, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का रूप नहीं है, तो लिखित भी है, प्रायोगिक भी है, मौखिक भी है। ऑब्वियस है कि नकल कराना परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य नहीं है, इसलिए ये गलत होगा और यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के ग्रुप में व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और मापन का उपयोग करता है। ये क्वेश्चन ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये जो स्टेटमेंट है एफ एस फ्रीमैन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है? संप्राप्ति परीक्षण जो है ये लर्निंग आउटकम से रिलेटेड होता है, और लर्निंग आउटकम की जब हम बात करेंगे तो लर्निंग आउटकम में ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम इवैल्यूएशन टेस्ट करते हैं, तो कौन सा कार्य संप्राप्ति इवैल्यूएशन का है? तो ये सूचना के स्रोत के रूप में होता है, अधिगम के रूप में होता है, शैक्षिक मार्गदर्शन होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। पाठ्य योजना में प्रयुक्त करते हैं, तो पाठ्य योजना में किस चीज को प्रयुक्त किया जाता है? पाठ्य योजना में प्रयुक्त करने वाली जो चीजें हैं उसमें हमारी शिक्षा के लक्ष्य, ठीक है, विशिष्ट लक्ष्य और शिक्षा के ध्येय तीनों का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता है, ये सभी सही होगा क्योंकि ये वस्तुनिष्ठता है, वहां पर वैधता है, विश्वसनीयता है और वस्तुनिष्ठता है। वैधता इस कारण है कि अगर आप सारे क्वेश्चन करते हैं तो आपको सारे मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। इस बार अगर आप 75 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और सही कर रहे हैं तो आप 75 आउट ऑफ 75 कर पाएंगे, और ये मुझे बहुत ही हैप्पी करेगा। आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ a smile on that time when you will come with your 100% of marking. So I want that you should just give me the gift of 75 out of 75. Kindly my student go through and crack the exam and score the highest marks in this semester so that you may score better in your B.Ed examination. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के सोपानों की बात जब हम करेंगे तो मूल्यांकन के सोपान हमारे 3 सोपान आते हैं, यानी मूल्यांकन हमारा तीन स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है, तो निबंधात्मक परीक्षण प्रिंटिंग दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से सचल है, भावों का संगठन कम खर्चीला, ये सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन है, इवैल्यूएशन के संबंध में ब्लूम महोदय का क्या कहना है? तो ब्लूम महोदय ने कहा है कि उद्देश्य केंद्रित चिंतन ब्लूम का चिंतन है। ब्लूम महोदय ने एम को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है, जो कुछ अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिणामों में होता है। मापन की यह परिभाषा किसने दी है कि जो कुछ भी है अगर हम किसी चीज का मापन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ये परिभाषा हमारी थॉर्नडाइक ने दी है। मापन को किसी व्यक्ति में, पदार्थ में निहित विशेषताओं के अंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 175 क्वेश्चन के रूप में ये स्टेटमेंट आया है। ये किसने
क्वेश्चन दिया है, ये बात किसने कही है? तो ये हेल्मस्टेडर का क्वेश्चन स्टेटमेंट है। यदि कोई वस्तु किसी परिणाम में अस्तित्वमान है तो उसका मापन हो सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा मैककाल ने दी है। इस तरीके से इन परिभाषाओं को भी आपको लर्न करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं सीबीसीएस का क्या है। तो ये सीबीसीएस जो है ये क्या है? तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है और इसमें हम कॉन्टिन्यूअस ग्रेडिंग करते हैं, बच्चों को डेवलप करते रहते हैं, जिसमें कि उनकी अपनी साक्षात्कार प्रणाली जो उनकी अचीवमेंट होती है उसको वैल्यू दिया जाता है। पाठ्य वस्तु मूल्यांकन में हंटर जॉर्ज के पत्र में शिक्षक के शैक्षिक स्तर के लिए कितने अंक पत्र निर्धारित हैं? तो शिक्षक के शैक्षिक स्तर के लिए 50 मार्क्स निर्धारित हैं हंटर जॉर्ज के अंक पत्र में। पहले जो नंबर दिए जाते थे उन्हें अब नई शिक्षा नीति के तहत क्या किया जाएगा? तो जो पहले नंबर दिए जाते थे, यानी अभी तक जो मार्क्स दिए जा रहे थे, मार्क्स के बाद एनईपी के द्वारा अब इन्हें क्या कहा जाएगा? तो इन्हें अब क्रेडिट पॉइंट के रूप में कहा जाएगा। आपका जो रिजल्ट आया था उसे अगर आप ध्यान देते तो उसमें क्रेडिट पॉइंट ही आपके मेन चॉइस बेस्ड हैं, यानी उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है। निदानात्मक परीक्षण में इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण किया ही जाता है या निदानात्मक शिक्षण? तो निदानात्मक शिक्षण ध्यान रखिएगा, ये समस्या देखने के लिए किया जाता है, ये समस्या जानने के लिए किया जाता है। समस्या दूर करने के लिए हमारा उपचारात्मक शिक्षण करा जाता है, दूर करने के लिए उपचारात्मक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, ए बी इसका राइट आंसर नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण है। तो डायग्नोसिस जो होता है इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? तो डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण निदान है, यानी किसी चीज का रूट कॉज हटाना। निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? निदानात्मक शिक्षण अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों को विशिष्ट रूप में निदान प्रदान करने के लिए उनके स्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। ये कथन हमारा गुड और वाकी किससे संबंधित है? निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन जो किया जाता है वो हम मूलतः एक विशेष किसी प्रकरण से या विशेष किसी भाग से करते हैं, उसी विषय पर बच्चों की हम समस्या को जानने की कोशिश करते हैं। ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने हैं? तो ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्यों की संख्या 3 बताई गई है, संख्या 3 बताई गई है। ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो हैं वो हमारे 6 प्रकार के हैं और इनका वर्णन ब्लूम महोदय ने किया हुआ है और इनमें 6 उद्देश्य हैं, जिसमें उन्होंने ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन बताया है। भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? ये भी उद्देश्य 6 प्रकार के माने जाते हैं। मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन, दोनों से मिला है, इसलिए ए बी और बी होगा। मापन का कार्य है, मापन का कार्य क्या है? निदान करना, पूर्व कथन करना, ये सभी करना। क्या मापन का सभी कार्य है? तो मापन का कार्य केवल हम निदान के लिए देखेंगे, ये हम ऑप्शन ए इसको टिक करेंगे। मापन का मतलब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, यहाँ पर ये सभी नहीं माना जाएगा। मूल्यांकन की प्रवृत्ति है, मूल्यांकन की प्रवृत्ति कैसी है? मूल्यांकन की प्रवृत्ति गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है, ऑप्शन सी सही होगा। अच्छे परिणाम की परीक्षण की विशेषता है कि उसमें विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता तीनों चीजें होनी चाहिए, ऑप्शन डी सही होगा। चरों के प्रकार हैं, चर कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूड होते हैं, इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। प्रशिक्षण एवं सेवा रोजगार समिति की नियुक्ति किस सन में हुई है? तो ये प्रशिक्षण और सेवा रोजगार समिति की नियुक्ति 1945 में इंडिया में प्राथमिक समय में ही हो गई। नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य हैं, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, इसमें सभी प्रकार के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। शिक्षण का प्रकार नहीं है, तो कक्षा शिक्षण में उपचारात्मक होता है, ट्यूटोरियल शिक्षण भी उपचारात्मक होता है, अनौपचारिक भी होता है। औपचारिक शिक्षण जो कि सामान्य होता है इसे हम यहाँ पर नहीं मानेंगे और इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण के निर्माण के लिए प्रश्नों का चयन के लिए केंद्र किस बात का होता है? तो हम उसके लिए विषय वस्तु की प्रकृति भी देखते हैं, ज्ञान और कौशल भी देखते हैं, अर्जित ज्ञान और कौशल भी देखते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 92 का। एक अध्यापक को अध्यापक विधि में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है, जिसके अनुसार बालक अपनी योग्यता अनुसार अधिकतम अनुभव प्राप्त कर सके, और अध्यापन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अगर एक अध्यापक अपनी अध्यापन प्रक्रिया यानी टीचिंग मेथड में चेंज ला करके बच्चे की योग्यता अनुसार थोड़े से अपने आप को चेंज करके पढ़ाने की कोशिश करता है, तो ये निदानात्मक शिक्षण कहलाता है, जो बच्चे की समस्या मूलक बेस करता है, बच्चे की समस्याओं को इसमें दूर करने की कोशिश की जाती है। मापन एक निश्चित स्वीकृत वस्तुओं के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये
जो स्टेटमेंट है ये एसएस स्टीवेंस का स्टेटमेंट है। मापन का समय होता है, मापन का समय कब होता है? तो मापन का समय एक निश्चित समय होता है, अनिश्चित समय के लिए मापन कभी नहीं होता। ये बात आप याद रखेंगे। मूल्यांकन किस प्रकार आधारित होता है? पाठ्य वस्तु पर और उद्देश्य पर। तो मूल्यांकन दोनों पर आधारित होता है। ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन साध्य है, साधन है या शिक्षण सामग्री है? तो मूल्यांकन हमारा देखेंगे अगर आप तो मूल्यांकन एक साध्य है जिससे कि हम उद्देश्य को पूरा करते हैं। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के सोपानों को अगर हम देखें तो मूल्यांकन के सोपानों में हमें 3 सोपान प्रमुखता मिलते हैं। मूल्यांकन 3 पदों में होता है। मापन क्या है? मापन साध्य है, साधन है, शिक्षण सामग्री है। तो मापन एक साध्य है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया हमारी त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। मूल्यांकन ट्राइपोलर प्रक्रिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि इस यूनिट के हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने आप को तैयार करते रहिए। थैंक यू।